आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एज अ फ्रेशर आप अपने रिज्यूमे को तैयार कर सकते हो। तो व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर ओन फ्रेशर रिज्यूमे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, डूज तो हमको ध्यान रखना ही है, बट मेजर चीज डोंट्स पे फोकस करना है। वो क्या चीजें हैं जो हमको नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। तो लेट्स जंप इन। अब रिज्यूमे एक ऐसा चीज है, जैसे ही आप कॉलेज की लाइफ में एंटर होते हो तो 1 से 2 साल के बाद में आपको बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप वहां से अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो, जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते हो, कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो यहाँ से आपका रिज्यूमे बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपके पास में एजुकेशन का इन्फो है, आपके पास में स्किल्स का इन्फो आ जाएगा जब आप किसी लैंग्वेज पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। देन जब आप किसी जगह पे इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दोगे तो एक्सपीरियंस का इन्फो भी आपके पास में आ जाएगा। अब जैसे ही आपका कॉलेज ओवर होता है या कॉलेज ओवर होने से पहले आपको अपना रिज्यूमे बना ही लेना होता है। और इस जगह पे कई लोग ना नर्वस होते हैं, डर जाते हैं कि यार हम कैसे रिज्यूमे बनाएं, हमारे पास पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है या क्या चीज़ नहीं है, तो हम कैसे अपना बेस्ट रिज्यूमे बनाएं। तो आज हम पर्टिकुलर उन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आप रिज्यूमे को बिल्ड करो तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखो कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। मतलब एज सच आपको बहुत सारे मार्केट में कंटेंट मिल जाएगा जहाँ पे एक फॉर्मेट को डिज़ाइन किया जा रहा है, तो वो एक जनरल कैटेगराइज फॉर्मेट होता है। मेजरली आपको जब भी रिज्यूमे बनाना है, आप थोड़ा सा माइंड सेट ना इस तरीके से बिल्डअप करो कि लेट से अगर आप किसी बंदे को हायर कर रहे हो या बंदी को हायर कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर डेवलपर को हायर कर रहे हो, तो व्हाट यू रिक्वायर इन दैट पेपर, वो इस रिज्यूमे में आप क्या चाहते हो। अगर आप उस तरीके से उस डायरेक्शन में सोच पाओगे तो आप एक बेटर रिज्यूमे बिल्ड कर पाओगे अपने लिए। अब इसमें एज अ रिक्रूटर या एज अ एम्प्लॉयर में अगर सोचूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो उस पेपर में होनी चाहिए और इम्प्रेसिव वे में उसको बिल्ड किया हुआ होना चाहिए और चीज़ों को हाईलाइटेड बोल्ड किया हुआ होना चाहिए, ताकि जब मैं गो थ्रू करूँ तो मुझे हर एक चीज़ को पढ़ना ना पड़े, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 90 सेकेंड्स होते हैं एक पर्टिकुलर रिज्यूमे को रीड करने के लिए और उसको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो इसमें बुलेट्स का यूज करना है, पॉइंटर्स बनाना है, जितना हो सके उतने पॉइंटर्स पे फोकस करना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने, लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब एज एन आप अपने आप को जज करो अपने रिज्यूमे के बेसिस पे, तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स पता चलेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कॉलेज स्टूडेंट क्या करता है, वो मार्केट के ट्रेंड को देख रहा होता है कि यार मेरे कॉलेज में क्या चल रहा है, मेरे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ट्रेंड को फॉलो जरूर करो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, बट रिज्यूमे को बिल्ड करते हुए आप 10 चीजों को देखो, बिल्ड अपने तरीके से करो कि आपको क्या सूटेबल लगता है। और दूसरा, आप मेजर फोकस करो कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां पे वो किस स्किल सेट को देख रहे हैं, उसको प्रॉपरली आपने रिज्यूमे में हाईलाइट कर रखा हो। एंड फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लगता है कि आपके अचीवमेंट्स अच्छे हैं तो उनको स्टार्टिंग में डिफाइन करो। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे आपने बना रखे हैं तो उनको स्टार्टिंग में रखो, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो। तो फ्रेशर के केस में आपके पास में लेट्स से एक्सपीरियंस नहीं है बट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आप थर्ड ईयर से या सेकेंड ईयर से, मैं तो कहता हूँ कि अपना कोई भी स्किल सेट बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। और स्किल सेट को जब सीखो तो उसमें प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना स्टार्ट करो। इनिशियली भले लो लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाओ, मतलब बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाओ, बट धीरे धीरे उनको बड़े प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करो और उन प्रोजेक्ट को यहाँ मेंशन करो। तो अगर आपके प्रोजेक्ट का कैटेगराइजेशन बहुत अच्छा है तो आप उसको फर्स्ट में ला सकते हो। अगर आपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अच्छी खासी इंटर्नशिप्स कर रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है, तो आप उनको पहले मेंशन कर सकते हो। तो विच एवर वे यू वांट टू गो आप जा सकते हो। अब जब हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया, इस प्रोजेक्ट का टेक स्टैक क्या है, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से एक एंड यूजर क्या कर सकता है, ये चीजें प्रॉपरली मेंशनड हो। और अगर आपने कोई प्रोजेक्ट को किसी के साथ मिलके बनाए तो आप अपना जॉब रोल उस प्रोजेक्ट का डिफाइन कर सकते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये काम को बिल्ड किया या ये पर्टिकुलर चीज को डेवलप किया। अब यहाँ पे जो ये मैं टर्म्स को यूज कर रहा हूँ ना, ये टर्म्स को यूज करना है, कई लोग यूज नहीं करते हैं एज अ फ्रेशर। बिल्ड करना, डेवलप करना, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, ये टर्म्स बहुत ज्यादा आपके रिज्यूमे को एम्पावर कर सकती है। हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, बज वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे हॉनेस्टी, हार्ड वर्किंग, सिंसियर, ये नहीं यूज करना है। इनकी जगह आप कॉल टू एक्शन कर सकते हो अपने अचीवमेंट्स में। आप अगर हार्ड वर्किंग हो या टीम लीडर हो तो इन वर्ड्स को यूज करने की बजाय अपने इंस्टेंसेस को शेयर कर सकते हो। प्लस प्रोजेक्ट का पूरा जो सोर्स कोड है वो आपने गिटहब पे डाल लेना है। ऑब्वियसली अगर आप देखो, अगर आप फ्रेशर हो
और आपने कोई स्किल सेट लर्न किया है तो उसमें VCS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे कि आपके जितने भी रेपोजिटरीज होंगी वो आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और जो भी प्रोजेक्ट लेवल की आपकी रेपोजिटरीज है उनमें किस तरह के आपने ब्रांचेस क्रिएट कर रखी है, कमिट्स कर रखे हैं, वो सब आप रेपोजिटरीज में मैनेज कर रहे होंगे। उन रेपोज को वहाँ मेंशन जरूर करना है, वो लिंक्स क्लिकेबल होने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, लिंक्स का एक अलग से सेक्शन बनाते हैं, वो भी वेल सूटेबल है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट को, जहाँ प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हो वहाँ डाल सकते हो। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है यार प्रोजेक्ट कितने डाले। देखो, मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स तो होने ही चाहिए, मैक्सिमम आप 3 to 4 तक जा सकते हो। वही बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो अगर आपके पास में एज अ फ्रेशर अप्लाई करने से पहले इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है, तो उसको आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो। और अच्छे से मेंशन करने का मतलब ये है कि वहां पे बुलेट पॉइंट्स में आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपका जॉब रोल क्या था। लेट्स से आप बोलोगे कि यार मैंने ऐसी ऐप बनाई जिसके ये फीचर्स होते हैं, उससे अच्छा आप ये बोल सकते हो कि आई कॉन्ट्रीब्यूटेड इन बिल्डिंग अ ऐप विच हैज दिस मैनी फीचर्स, या उन फीचर्स की हेल्प से एक एंड यूजर को किस तरीके से फायदा हुआ, या आपके इनपुट से एक कंपनी को किस तरीके से फायदा हुआ एज अ इंटर्न। तो ये कुछ पॉइंटर्स है ना जो एक इंटरव्यूअर को या एम्प्लॉयर को इंप्रेस कर सकते हैं, स्टैंड आउट करवा सकते हैं। हर चीज में हम स्टैंड आउट नहीं कर सकते, ओवर द टॉप स्टैंड आउट भी नहीं करना है कि हम सबसे स्टैंड आउट करें, बट कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बाकी लोगों से अलग करनी होगी, जिससे कि आपका जो रिज्यूम है वो फिल्टर आउट हो सके। तो इस तरीके से आप उसको प्रेजेंटेबल बनाओगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो इस तरीके से प्रेजेंटेबल हो जिससे कि उस एक्सपीरियंस से इंपैक्ट निकलता हुआ दिखे, वो ज्यादा आपके रिज्यूमे को इंप्रेसिव बनाएगा। फिर जब बात आती है स्किल्स की, तो स्किल्स में उन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मेंशन करना है जिनका आपको स्किल सेट है। अब इनमें कई लोग क्या करते हैं कि जिनको बेस नॉलेज भी है ना, तो वो लैंग्वेजेस भी या वो पर्टिकुलर स्किल सेट भी वो ऐड कर देते हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लेट से आपने ऐड तो कर दिया टू इम्प्रेस द एम्प्लॉयर, बट जब एक्चुअल में इंटरव्यू होगा तो वहां पे वो उन चीजों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो रेलेवेंट नहीं है, बट क्योंकि आपने अपने स्किल में उसको ऐड कर रखा है तो दे कैन क्वेश्चन यू। देखो, बेटर है कि आप लिखो ही ना, आप 2 चीजें लिखो, 2 अच्छी चीजें आती हैं आपको, बढ़िया है, रेदर देन 10 ऐसी चीजें लिखने जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, जस्ट टू इंप्रेसिव रिज्यूमे बनाने के चक्कर में आपने उनको ऐड कर दिया। ये बहुत बड़े डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो 2 ही स्किल्स आती हैं, तो फिर मेहनत करो कि आप उन स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि 2 ही स्किल्स हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, 2 स्किल्स हैं, बट अगर वो मेजर स्किल्स हैं और उन पे पूरी टेक स्टैक बिल्ड है तो वो भी बहुत इनफ है, अगर आपको वो कंप्लीटली आती है तो। एंड जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें वही स्किल सेट चाहिए, तो उससे ज्यादा उनको रिक्वायर्ड भी नहीं है। अगर आपको अच्छी खासी स्किल्स का आइडिया है तो उस सेक्शन को आप ऊपर भी ले जा सकते हो, बट पॉइंटर ये रखना कि डोंट्स पे जरूर फोकस करना। अगर आपको कोई चीज बेसिक आती है तो ब्रैकेट में बेसिक बता सकते हो आप कि बेसिक लेवल की आती है, बट उनको स्किल्स में लास्ट में रखना। ऐसा नहीं फर्स्ट स्किल ही वो रख रहे हो, फर्स्ट स्किल वो रखनी है जो आपकी सबसे बेस्ट स्किल सेट हो और जो वहां पे रिक्वायर्ड भी हो, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये इस ऑर्डर में रखनी है आपको स्किल्स के अंदर। फिर बात करते हैं अपन एजुकेशन की। तो यहाँ पे ना कई बच्चे होंगे जिनका एजुकेशन वाला पार्ट बहुत अप है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स को एक्वायर कर रखा है, उनका CGPA बहुत अच्छा है, तो एजुकेशन वाले पार्ट को भी ऊपर रख सकते हैं एज अ फ्रेशर। एज अ फ्रेशर यू कैन ऐड एजुकेशन पार्ट इन द फर्स्ट कॉलम ओनली, स्टार्टिंग में ही आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बोली, जो आपकी बेस्ट चीज है ना वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज अ फ्रेशर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि या तो आप अपना एजुकेशन ऊपर लिख रहे होंगे या फिर अपना प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट ऊपर लिख रहे होंगे, बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाओगे वैसे वैसे आपका स्किल्स पार्ट बूस्ट होगा, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस पार्ट जो होगा वो बूस्ट होगा। तो एक्सपीरियंस वाले रिज्यूमे के अंदर ये देखने को ज्यादा मिल जाता है कि वो स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस वाले पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करते हैं या ऊपर लिखते हैं। बट एज अ फ्रेशर ज्यादातर केसेस में बच्चों के अच्छे मार्क्स होते हैं या अच्छे उन्होंने CGPA एक्वायर कर रखे होते हैं, तो उसको आप मेंशन कर सकते हो, और वो भी उसी ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे लेट से आप अभी मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स पहले आएगा, फिर बैचलर्स आएगा, फिर आपका 12th आएगा, फिर आपका 10th आएगा, फिर लास्ट में ये सेक्शंस तो मेजर सेक्शंस होते हैं, लास्ट में आप अचीवमेंट्स को ऐड कर सकते हो। अब अचीवमेंट्स में जैसे लेट से आपने ओलंपियाड का क्रैक किया हो, अब इसमें भी ना आप जनरलाइज करो, ऐसे नहीं कि आपने 10 अचीवमेंट 10 के 10 डाल दिए, जो आपके 2 बेस्ट या 3 बेस्ट अचीवमेंट्स है वो डालो। जैसे आपने कोई ओलंपियाड को क्रैक किया हो तो वो ऐड कर सकते हो। जो आपके अभी तक के मेजर अचीवमेंट्स हैं, जैसे लेट से आपने कभी कोई क्रिकेट कंपटीशन में पार्ट लिया हो, उसमें आप फर्स्ट या सेकंड सिक्योर किए हो तो वो आप मेंशन कर सकते हो। वहां पे ये चीज भी हो जाएगी, आपने अगर उसको कैप्टन किया है उस टीम को, तो वहां पे टीम लीडिंग वाला ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। या फिर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन ही अलग से डाल सकते हो, अगर आपका ऐसा रहता है कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, जैसे गेम्स वगैरह हो गया, जैसे लीडरशिप हो गया, जैसे काउंसलिंग वाला पार्ट हो गया, तो उन चीजों को भी आप अलग सेक्शन में ऐड कर सकते हो अगर वो ज्यादा है तो, नहीं तो आप उनको अचीवमेंट्स में ही कंसिडर कर सकते हो। अब नेक्स्ट, अगर आपके जॉब के लिए
ये रिक्वायर्ड है कि आपको सर्टिफिकेट्स शो करने होते हैं। तो आप फिर एक सेक्शन अलग से बना सकते हो जहाँ सर्टिफिकेट्स डाल सकते हो। लेकिन एज अ प्रोग्रामर या एज अ कोडर आपको इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि जो सारी चीज़ होती है वो आपके कोड में, स्किल सेट में, वहाँ सब कुछ आइडिया लग जाता है। बट अगर आप कोई ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे सर्टिफिकेट्स की वैल्यूएशन है, तो वहाँ पे आप सर्टिफिकेशंस को भी ऐड कर सकते हो। उनकी लिंक्स को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने कई बच्चों के देखा है कि वो लिंक्स ऐड करते हैं लेकिन वो चेक नहीं करते कि वो लिंक्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज़ मेंशन करना, गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। फाइनल रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है और क्रॉस चेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार शेयर करके देखो, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो, रिज्यूमे को डाउनलोड करो, देखो सब प्रॉपर वर्किंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चीज़ें बहुत लास्ट स्टेप्स होती हैं, बट ये लास्ट स्टेप्स नहीं करते ना तो कई बार अपन प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। फिर हमको लगता है, फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यार हमारा रिज्यूमे क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर शायद हम करेक्ट कर सके तो ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एंड अगर आप ओपन सोर्स डेवलपर हो या आपने फ्रीलांसिंग काम कर रखा है और अच्छा काम कर रखा है, तो आप अपने उस सेक्शन को भी ऊपर डाल सकते हो, ओपन सोर्स फ्रीलांस कंट्रीब्यूशन। तो वहां पे उस चीज को मेंशन कर सकते हो कि भाई मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया एज अ फ्रीलांसर, या ओपन सोर्स मैंने इन तरह के पैकेजेस पे वर्क कर रखा है, इन तरह के प्रोजेक्ट्स को बना रखा है जिसमें इतने इतने लोगों ने कंट्रीब्यूट कर रखा है और इतने लोग इसको करंटली यूज कर रहे हैं। बट ये ज्यादातर उन केसेस में आपको बिल्डअप होता हुआ मिलेगा जो एक्सपीरियंस पीपल होंगे। तो अगर आप फ्रेशर हो तो ये माइंडसेट में रखना कि आगे चल के आप कुछ ऐसा बिल्ड करो जिससे कि आपकी वैल्यू क्रिएट हो कम्युनिटी के अंदर, और वो चीजें आपके इनडायरेक्टली आपके रिज्यूमे को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो आज अभी शायद आपके पास में फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस ना हो, या आज अभी आपके पास में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ना हो, तो आने वाले फ्यूचर में ये जरूर आपको ट्राई करना है कि वो चीजें आ जाए आपके साथ साथ। बट कई बच्चे ऐसे भी होंगे, तो ये प्लस पॉइंट भी है। अगर आपने अपने कॉलेज लेवल में स्किल सेट सीखते हुए ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या फ्रीलांसिंग काम किया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। और कोशिश करो, अगर अभी आप थर्ड ईयर में हो तो कोशिश करो कि स्किल सेट को इतना अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, और फिर आप टेस्ट कैसे करोगे कि यार ये स्किल सेट अच्छा किया कि नहीं किया है। तो अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाओ, मार्केट में सर्कुलेट करो, कंट्रीब्यूशंस लाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो मैंने कुछ मेजर पॉइंटर्स को डिस्कस किया जो आपको पता रहने चाहिए, जो सारी चीजें होती है। अब इसमें कई लोग कहते हैं हॉबीज, इंटरेस्ट को भी आप ऐड कर सकते हो। को करिकुलर एक्टिविटीज को अलग सेक्शन ना देके आप हॉबीज और इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते हो। इसमें भी एक पॉइंटर है, इफ यू आर गुड एट क्रिकेट, तो आपने वहाँ मेंशन कर दिया कि मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, माय हॉबीज टू प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल। अब जो सामने वाला रिक्रूटर है वो भी अगर उस फील्ड का हुआ, जैसे मुझे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और आपको भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हुआ, तो क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पीओवी ऑल्सो। तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते, लेकिन उनको लगेगा तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जब आप अपनी चीजों को लेकर हॉनेस्ट नहीं होते हो ना, तो एक ना ओवरऑल पिक्चराइजेशन बन जाती है। जैसे आपने बोला कि यार मेरे को ये लैंग्वेजेस आती है, मेरे को ये चीज़ें आती है, उसमें आपने एक ऐसी लैंग्वेज डाल दी जो आपको नहीं आती थी इतनी अच्छे से, ठीक है। अब उसने जो आती थी वो नहीं पूछा, और जो नहीं आती थी और वो पॉइंटर उन्होंने पूछा, और अगर आप उसको करेक्टली आंसर नहीं कर पाए, तो उनकी जो वैलिडेशन वाली जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी आपको लेके, कि यार इसने ये भी लैंग्वेजेस डाल रखी है, अब इसमें भी क्या पता है इसको आती है नहीं आती है, ऐसे ही तो नहीं डाल रखी। और यही चीज़ें अनप्रोफेशनल वे में भी काम करेगी। जैसे आपने हॉबीज़ में कोई चीज़ ऐसी डाल रखी है, तो चीज़ें, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था यू नीड टू बी वेरी हॉनेस्ट। मतलब जो आप हो ना, वैसा उस रिज्यूमे में दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास में जो मैं वहां कुछ लिख सकूं, तो बनाओ, आज से शुरुआत करो, बिल्ड करो अपने आप को। अगर आप इनफ मेहनत कर रहे हो, इनफ काम कर रहे हो, तो वो कभी ना कभी आपको हेल्प करेगी ही करेगी। तो अगर आपको लगता है यार मुझे कुछ स्किल सेट नहीं आता है, मुझे अभी करना चाहिए, तो इट्स नेवर टू लेट, आज से ही शुरू करो। बट जो है वो लिखना है, जो नहीं है टू मेक एन इम्पैक्ट वो नहीं लिखना है। रिज्यूमे को जितना सिंपल हो सके, जितना क्लीन हो सके, उतना बनाना है। अब इसमें दो मेजर पैटर्न्स यूज में आते हैं। एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न होता है, एक आपका वर्टिकल पैटर्न होता है। एक रो पैटर्न पे चलता है, एक कॉलम पैटर्न पे चलता है। आपने देखा होगा मेजरली ऐसे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है या तो रिज्यूमे, या केवल एक ऐसे रोज वाला सेक्शन होता है जो केवल आपके हॉरिजॉन्टल पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आपका जो रिज्यूमे एज ए फ्रेशर वो एक पेज में आ जाना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे यार एक्सटेंड हो सकता है, बट एज अ फ्रेशर आपको कोशिश करनी है कि आप उसको एक पेज में ही लिमिट कर दो, मैक्स है। अब वो एक पेज में कैसे लिमिट हो रहा है, आपके सारे ऑप्शंस के साथ में। अगर वो हॉरिजॉन्टल वे में सही लग रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल वे के साथ जा सकते हो, अगर वो वर्टिकल वे में सही लग रहा है तो आप वर्टिकल या कॉलम वे के साथ भी जा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट वो क्लीन लगना चाहिए, ठीक है। पॉइंटर्स, बुलेट्स का यूज होना चाहिए, प्रॉपर हाईलाइटेड वर्ड्स को बोल्ड करना चाहिए आपको। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं अपने रिज्यूमे के अंदर। एज अ फ्रेशर बहुत ही बड़ा ब्लंडर होता है वो। तो अगर देखो, अगर आपकी इंग्लिश आपको इंप्रूव करनी है तो कोशिश करो कि आप जल्द से जल्द आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सको। लेकिन टाइम बिंग,
अगर आपको किसी स्पेलिंग का आइडिया नहीं है तो आप गूगल स्पेल चेक को यूज कर सकते हो, आप गूगल डॉक्स को यूज कर सकते हो। मतलब आप रिज्यूमे बनाने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करोगे उसमें कैनवा है, गूगल डॉक्स है, तो जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो वो पहले आप गूगल पे ही टेस्ट कर लो। गूगल के ग्रामर रिलेटेड कई सारे आपको ऑनलाइन पोर्टल्स मिल जाएंगे जहां पे आप चेक कर सकते हो कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, टाइपो तो नहीं है। प्लस अगर आपको ग्रामर भी प्रॉपर चेक करनी है, क्योंकि इंग्लिश भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो अगर आपको ग्रामर भी प्रॉपर चेक करनी है तो आप ग्रामरली को भी यूज कर सकते हो। और मार्केट में और भी बहुत सारे ग्रामर रिलेटेड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड जब बात आती है कि अगर आप कोई रिज्यूमे के टेम्पलेट को यूज करना चाहते हो, तो ये टेम्पलेट जो मैंने यूज किया है थ्रू आउट दिस वीडियो, ये टेम्पलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। और इसके अलावा भी कोई सा भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, ज्यादा फंकी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ज्यादा ओवरडू नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो भी आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें अवॉइड करो कि आप एड्रेस को यूज ना करो, उसमें अवॉइड करना है कि आपको सिंपलिस्टिक रखना है। आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, इसमें भी ध्यान रखना है ईमेल एड्रेस फंकी नहीं होने चाहिए, rockingdude@gmail.com, तो ऐसे नहीं बनाने, ठीक है। आपको प्रोफेशनल मेल को यहाँ पे यूज करना है। प्रोफेशनल मेल नहीं बनाई है तो अभी बना लेना, और मेल को इन चेक रखना, वो अपनी प्राइमरी मेल रखना, क्योंकि अब आप रिज्यूमे जब सर्कुलेट करोगे तो वहीं पे मेल्स आएंगे आपको, ताकि आप उनको टाइमली रिवर्ट कर सको और अपडेट्स पा सको। इसी में आप साथ साथ अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक लिंक्डइन को कनेक्ट नहीं किया है या अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप जो ये इंस्टाग्राम फेसबुक को यूज करते हो आज ही बंद कर दो। अब एक सोशल मीडिया, नया सोशल मीडिया, प्रोफेशनल सोशल मीडिया को यूज करो, विच इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आज ही अकाउंट बनाओ। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं लिंक्डइन पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेके आऊँ कि कैसे वहाँ पे प्रोफाइल को मेंटेन करना है, कैसे वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को एक्वायर करना है, कैसे वहाँ अपने आप को और बेटर प्रेजेंट करना है, स्टैंड आउट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मतलब कमेंट सेक्शन भर देना, हम टारगेट रख रहे हैं फॉर 1000 कमेंट। तो जैसे ही 1000 कमेंट्स हो जाते हैं, वी विल बी हैविंग अ कंप्लीट वीडियो ऑन हाउ टू मेंटेन योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एज अ प्रोफेशनल डेवलपर या एज अ कोडर या एज अ फ्रेशर। मतलब सारी चीजें उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम .0 to .10, ठीक है। इस तरीके से आप स्केल कर सकते हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को। तो अगर आपके पास में है तो जरूर मेंशन करें, अगर नहीं है तो क्रिएट करें, उसको मेंटेन करें, उसकी लिंक को ऐड करें। आजकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है चीजें। देन जो भी आपने स्किल सेट सीखी है उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि आप उसके थ्रू ना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो ही करो। जैसे कि आपने वेब प्लेटफॉर्म को चूज किया है तो वेबसाइट आपकी एक होनी चाहिए जहां पे आपका एक वेब पोर्टफोलियो, अगर आपने ऐप डेवलपमेंट नीश को सेलेक्ट किया है तो आपकी एक ऐप होनी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को डिस्क्राइब करती हो। एंड अगर आपने प्रोजेक्ट के साथ में, अगर आपका कोई वेबसाइट है तो प्रोजेक्ट के साथ में वेबसाइट के लिंक्स भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने प्रोजेक्ट्स में एप्लीकेशंस डेवलप करी है और उनको प्ले स्टोर पे लाइव कर रखा है या ऑनलाइन किसी पोर्टल पे डाल रखा है, तो उनकी एपीकेस की लिंक या आईपीएस की लिंक भी आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जिससे कि वो देख सके। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस आउट कर जाते हैं ना, वो है टेस्ट क्रेडेंशियल्स। ऐप बना दी, सब कुछ सही है, बट जो बंदा टेस्ट करने जाता है आपकी ऐप को, उसको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारी चीजें प्रोसेस करनी पड़ेगी। इससे अच्छा आप टेस्ट क्रेडेंशियल्स बनाओ और उनको वहां प्रोवाइड कर दो, या डॉक्यूमेंटेशन में, अपनी रिपोजिटरी के डॉक्यूमेंटेशन में वहां ऐड कर दो, ताकि वो उस लिंक के ऊपर पर्टिकुलरली आपके टेस्ट क्रेडेंशियल्स को यूज करके बेसिक फीचर्स को रिव्यू कर सके। देन कमिंग ऑन द गिटहब, तो गिटहब का लिंक भी आप मेंशन कर दो। जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने बनाए उनको प्रोफेशनल वे में बनाओ। जो भी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आप नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हो, वो सब आपके गिटहब पे होने चाहिए। और उसका जो प्रोफाइल का लिंक है वो भी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो स्टार्टिंग का हमारा पार्ट आता है, उसमें आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपने अपने कम्युनिटी को किसी भी तरीके से हेल्प किया है, चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो के थ्रू, चाहे रिपोजिटरीज बना के, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एंड्रॉइड आर्सेनल पे आपने कंट्रीब्यूट किया, या किसी भी वे में आपने कंट्रीब्यूट करते हो या किया है, तो उनकी प्रोफाइल का लिंक भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो अगर आपका अच्छा मेंटेन्ड है तो उसका लिंक भी आप मेंशन कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। फिर यहाँ पे एक चीज है, कई लोग कहते हैं कि आपको अपने समरी देनी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि आपको समरी नहीं देनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक समरी 1 to 2 लाइन में आप मेंशन कर दो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद में, फिर आपके जो भी पॉइंटर्स जो अपन ने मेजरली स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं वो आ जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट सेक्शन था हमारा, बट ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसमें जब आपने इंटरनल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा ना, तो आप ऊपर वाला पार्ट अच्छे से मैनेज कर पाओगे। भाई नेम तो है, बट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, भाई आपने ये सारी चीजें डिस्कस करी है तो इन सब की लिंक्स आनी चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर, गिटहब प्रोफाइल लिंक, लिंक्डइन प्रोफाइल, स्टैक ओवरफ्लो प्रोफाइल, ठीक है। तो उन सब का जो इंक्लूजन है वो उसके बाद ही बिल्डअप करते हैं। और इसी तरीके से आप अपना पूरे इस जर्नी को, अभी तक की जर्नी को आप समराइज कर सकते हो उस पर्टिकुलर समरी वाले सेक्शन के अंदर। नहीं देना चाहते हो वो ऑल टुगेदर आपका कॉल है, बट अगर आप समराइज करना चाहते हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप अपने पूरे रिज्यूमे को 1 से 2 लाइन में समराइज कर सकते हो। ज़्यादा नहीं करना है कि आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया अपने बारे में, नहीं, इट्स डोंट्स वाला पार्ट,
तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं कहूँगा समरी वाला पार्ट ही हटा दो। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समराइज कर सकते हो तो डू समराइज योरसेल्फ इन 1 to 2 लाइन्स। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आज ही आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो और अपने रिज्यूमे को और इंप्रेसिव बना सकते हो और शॉर्ट लिस्टेबल बना सकते हो। तो आई होप आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल गई होगी कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जब भी हम एज अ फ्रेशर हमारा रिज्यूमे बिल्ड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया हो और अपना रिज्यूमे आपने बिल्ड किया हो तो डू गिव अस अ लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रिज्यूमे को रिव्यू करूं तो डू मेल योर रिज्यूमे एट द गिवन ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम एक उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। रिव्यूज आपको मेल पे रिवर्ट कर दिए जाएंगे, पर उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियोस लाएंगे। तो मुझे जो कुछ रिज्यूमे आप में से शॉर्टलिस्टेड लगेंगे उनके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। टिल देन स्टे ट्यून्ड।